बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और हाफ शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो हमने अटैम्प्ट कर लिए थे। सो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 8th क्वेश्चन, एंड दैट इज़ व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। अब उसने क्या पूछा है कि हमें डी टी ग्राफ ड्रॉ करके बताना है किस बॉडी का, उसकी मोशन किस तरीके की होगी। अ बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड का यहाँ पर क्या मतलब है कि ऐसी स्पीड जो कि वेरी कर रही हो, जो कि चेंज कर रही हो, फिक्स्ड नहीं हो। ठीक है, वेरिएबल मतलब कंटिन्यूसली चेंजिंग की बात कर रहा है वो। सो हमें एक ऐसी बॉडी का ग्राफ ड्रॉ करना है, डी टी ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि वेरिएबल स्पीड रखता हो। ठीक है, सो अगर हमने ऐसी बॉडी का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का होगा, जैसे कि आप इस फिगर से देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है शोइंग वेरिएबल स्पीड। तो हमें क्या पता चला इस ग्राफ से, ये देखिए, क्योंकि स्पीड जो थी वो कांस्टेंट नहीं थी। सो किसी इंस्टेंट पे ये इंक्रीज हो रही है, सो किसी इंस्टेंट पे ये डिक्रीज हो रही है। सो कोई भी ये फिक्स नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूसली वेरिंग कर रही है। सो ये एक रैंडम सा ग्राफ है, जिगजैग टाइप का एक ग्राफ है। ठीक है, सो ये लाजमी नहीं कि आपने इसी ही शेप का बनाना है और जो बुक्स में एग्जांपल्स दी हैं वही आपने ड्रॉ करनी है। आप खुद से भी एग्जांपल्स ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, कि अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं, सो यहाँ से किसी भी शेप का जो है वो ग्राफ हो सकता है। ठीक है, सो बस ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन कर देनी है कि डिस्टेंस जो है हमारा इस साइड पे आएगा और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, हमेशा टाइम होता है। ठीक है, जो कि होता है इन सेकेंड्स। सो इस तरीके से आपने मेंशन कर देना है कि ये जो ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, उसका फिक्स नहीं होता किसी शेप का, बल्कि उसका एक जिगजैग सा होता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को देख के हमें क्या पता चल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not cover equal distance in equal intervals of time then its speed is not constant। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इक्वल इंटरवल, अब देखें हर 5 सेकंड के बाद अगर हम चेक करें तो इसकी स्पीड कुछ डिफरेंट होगी। अगेन हमने 5 सेकंड के बाद चेक किया तो इसका जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो डिफर कर रहा है। So when an object does not cover equal distance in equal intervals of time, then its speed is not constant। वो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, अगली बात हमें क्या पता चली, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, बल्कि एक रैंडम सा होता है, जिगजैग सा होता है। क्लियर। उसके अलावा द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और अगर हमने स्लोप फाइंड करना है तो हमें जिस भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है, हमें उस लाइन पर, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा अपने स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो ये था जी हमारा क्वेश्चन। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following can be obtained from speed time graph of a body? अब हमें डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस एंड एक्सीलरेशन। सो उसने पूछा है कि अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ हो तो क्या हम ये तमाम पैरामीटर्स जो यहाँ पर मेंशन है इनको हम ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। ठीक है, सो ये उसकी मोशन कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, स्पीड, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, टाइम। ठीक है, सो पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, सो अगर हमें उसकी मोशन जो है वो कुछ इस टाइप की थी, सो हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर। सो ये एक रफली सा ग्राफ है। सो उसने सबसे पहला जो पैरामीटर पूछा है दैट इज इनिशियल स्पीड, यानी कि स्टार्टिंग की उसकी स्पीड क्या होगी। सो लेट्स से कि हमारे पास कोई इस पॉइंट से हम अपने ऑब्जेक्ट की मोशन को देखना चाह रहे हैं। सो अगर हम इसको यहाँ से मैच कर दें और यहाँ से, सो दिस इज आवर इनिशियल स्पीड। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपनी फाइनल स्पीड को अगर देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल बॉडी ने यहाँ तक मूव किया है, सो अगर हम इसे ड्रॉ कर दें, मैच कर दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगी हमारी यहाँ से फाइनल स्पीड। सो ग्राफ को इजीली देखते हुए हमने इनिशियल स्पीड भी निकाल ली, फाइनल स्पीड भी निकाल ली। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ग्राफ से निकल आए। क्लियर। सो इसके अलावा हम क्या
पैरामीटर हमें चाहिए और डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। सो हमें पता है कि स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर हम सी पार्ट की बात करें सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। सो हमें जो है वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो स्पीड ओवर टाइम कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो जो स्पीड जिस इंस्टेंट के अगेंस्ट आएगी, लेट्स से कि हमने इस इंस्टेंट के अगेंस्ट फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ से इसे मैच किया, यहाँ पर जो भी टाइम होगा हम उसे यूज़ करते हुए अपनी स्पीड और टाइम की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इजीली हम अपने डिस्टेंस को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे हमें पता चला कि हम अपने डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके अलावा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। सो एक्सेलरेशन का हमें पता है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन is equals to Vf minus Vi divided by T2 minus T1। सो जिस भी हमें पार्ट के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि ये हमारा इतने से पार्ट का अगर हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का फाइनल वेलोसिटी लेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और उस इंस्टेंट की अगेंस्ट जो भी टाइम आ रहा होगा उसे लेंगे और यहाँ अगर हम फॉर्मूले में अपनी तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हम इजीली यहाँ से जो है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जैसे कि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या हम अपने स्पीड टाइम ग्राफ से ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पर जो मेंशन है कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमारा क्या आंसर है, यस वी कैन कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर्स दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। क्लियर हो गया। सो हम मेंशन कर देते हैं अपने आंसर को, ऑल दीज कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब वो पूछ रहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। क्या होता है हमारे पास कि अगर हमने अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। सो हमने अगर ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और उसके एंड पर एक एरो हेड लगा देते हैं और ये एरो हेड जो है ये बेसिकली क्या शो करता है कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, सो दिस एरो हेड शोज द डायरेक्शन। ठीक है, सो लेट्स से अगर यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो लाइन है बेसिकली ये जो पूरी लाइन है दैट शोज द मैग्नीट्यूड और ये जो एट द एंड हमने एरो हेड यूज किया है ये बेसिकली शो होता है डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, सो अगर हमारे पास एक और लें तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अदर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका एरो अगर इस साइड पर तो इसका मतलब इसकी मोशन जो है वो इस साइड पे है। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड और ये तमाम एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाई हैं। सो ग्राफिकली अगर हमने अपने वेक्टर क्वांटिटी को ड्रॉ करना हो तो हमें क्या पता चला है कि हमने उसके एंड पर एरो हेड लाजमी मेंशन करना है ताकि उससे हमें उसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा हो सके। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Why vector quantities cannot be added and subtracted like a scalar quantities। अब वो कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक अ स्केलर बिकॉज वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो जैसे कि मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। देयरफॉर वेक्टर्स आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल्स। सो हम आम जो बेसिक अरिथमेटिक प्लस माइनस वाले जो सिंपल रूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। सो व्हेन वेक्टर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि हमने अगर अपने वेक्टर्स को ऐड करना हो तो वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं और वो रूल कौन सा होता है, हेड टू टेल रूल। सो लेट्स से कि यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे कुछ स्केलर क्वांटिटीज लेके दिखाऊं। ठीक है, सो स्केलर के केस में हमारे पास क्या होता है, स्केलर के केस में हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से 15 मीटर कोई डिस्टेंस था हमारे पास और इसमें हमने अगेन एक डिस्टेंस ऐड करना है। सो वो क्या हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, सो 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 25
मीटर, ठीक है। बट अगर हमने अपने वेक्टर्स को ऐड करना है तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो लेट्स से अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो हमें लेट्स से 3 मीटर नॉर्थ, और एक था हमारी, एक की डायरेक्शन हमारी क्या थी, टुवर्ड्स साउथ। सो नॉर्थ और साउथ को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमें पता है कि डायरेक्शंस को हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसलिए जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको तो हम ऐड कर सकते हैं, बट जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्योंकि डायरेक्शन होती है, सो मैग्नीट्यूड तो आपस में ऐडअप हो सकता है बट डायरेक्शंस आपस में ऐडअप नहीं हो सकती, ठीक है। सो इसलिए हम अपनी वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। So the next question is, how are the vector quantities important to use in our daily life? So vector quantities के कुछ uses हैं और वो क्या uses हैं वो देख लेते हैं। We came to know about direction. इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन, कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड को मूव कर रहा है। लेट्स से कि ऑब्जेक्ट इस साइड को मूव कर रहा है, तो ये जो एरो हेड एट दी एंड हम मेंशन करते हैं इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की क्या डायरेक्शन थी। सो ये देखिए आप, इस साइड पे डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन इस साइड पे भी हो सकती है, ठीक है। सो अब देखिए एक ही लाइन है, हमें कैसे पता चला ऑब्जेक्ट किस साइड को मूव किया है, ये हमें एरो हेड से पता चल रहा है। सो वेक्टर क्वांटिटी को यूज़ करते हुए हमें डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें उसके मैग्नीट्यूड का पता चलता है, और इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि वो पैरेलल हैं या ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं ये वाली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज़ हैं दैट आर पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों का हमें यहाँ से पता चलता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। सो ये हम जो है वो काफ़ी डिटेल्ड पीछे कर चुके हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन रीराइट करके दिखा देती हूँ। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाज Vf is equals to Vi plus At। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, S is equals to Vit plus 1/2 At square। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, 2As is equals to Vf square minus Vi square। सो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये बेसिकली आपने यहाँ पर डिराइव करनी है। सो ये हम जो है वो काफ़ी डिटेल्ड पीछे डिराइव कर चुके हैं। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर देना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, sketch a speed velocity time graph of a motion of a body from the graph explaining each step calculate the total distance covered by a body। सो यहाँ पर उसने हमें क्या कहा है कि पहले कोई भी ऑब्जेक्ट लें, उसकी स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसे आप ड्रॉ करें, ठीक है, और फिर उस ग्राफ के ईच स्टेप को एक्सप्लेन करें और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी भी आपने कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम खुद से हमने जैसे कि लेना है, सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ग्राफ लेट्स से कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर हमने ली है जी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड ले लें आप, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ गया टाइम। तो हमने जो है वो एक रैंडम ग्राफ लेना है, ठीक है। सो लेट्स से कि जो हमारी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सो हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे कि मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ कि टोटल डिस्टेंस is equals to area under the graph। सो ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आ रहा है अगर हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। सो ये जो तमाम शेडेड पोर्शन मैंने यहाँ पे शेड किया है, अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे दैट इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू विड्थ। सो आप यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से रैंडम वैल्यूज ले लीजिएगा और उसके बाद आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर, और वहाँ से आप जो है वो टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर हमारे पास कोई और मोशन होती
जिसमें क्या था, ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट से स्टार्ट होता, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाता और फिर एट द एंड जीरो हो जाता। ठीक है, सो अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की मोशन आती तो हमने क्या करना था, इसको पहले डिवाइड करना था, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई, इसका एरिया कैलकुलेट करना था, देन इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना था और फिर देन हमने इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना था। सो A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया जो है वो निकल आएगा। ठीक है, टोटल एरिया। सो हमने जो टोटल एरिया निकालना है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, सो ये था जी मेन कॉन्सेप्ट कि जब भी आपके पास कोई भी ग्राफ आएगा तो उससे आपने अपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैसे कैलकुलेट करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। सो जो भी शेप आपकी वहाँ पर होगी ग्राफ की, उसको यूज़ करते हुए उसके फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करेंगे और अपने एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ साथ ही हमारे आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।